let's talk about the election slogans and campaigning over the years. हाँ, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक I'm very excited to talk about it. अब जैसे पहले भी अभी डिस्कस किए थे कि this should be because in a way more than the politics aside, ये एक रिफ्रेशर कोर्स स्लोगन। होगा. हाँ, होता क्या है ना कि अगर देखा जाए तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में स्लोगन अपने समय की कहानी भी बताते हैं। छोटे होते हैं लेकिन उस समय क्या परिवेश था, राजनीति कैसी थी, वो अपने मतलब कितना भी छोटा या बड़ा स्लोगन हो, वो उस समय की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप होता है it's उसका a walk उसके through the बारे में history, so to say. एक देश में दो विधान दो प्रधान नहीं चलेगा. This is the same thing which Home Minister Amit Shah said when the abrogation happened. कि in one country आप ये दो कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं हो सकते हैं, right? So this was the slogan in the 52. ये स्लोगन तो बड़ा लॉजिकल था और इनफैक्ट यही स्लोगन पिछले मतलब मुझे लगता है 1990 के दशक तक चला, वो खासकर भाजपा के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि भाजपा के मैनिफेस्टो में उनके अपने घोषणा पत्र में कश्मीर एक मुद्दा हमेशा से रहा है. हाँ. हेलो एंड वेलकम टू कॉफी क्रॉनिकल्स फ्रॉम द पैम्फलेट. मैं हूं निर्वा मेहता. मैं शिव. इलेक्शंस आ रहे हैं एंड नो इलेक्शन इज कंप्लीट विदाउट द इलेक्शन स्लोगन्स. सबके अंदर के क्रिएटिविटी बाहर आ जाती है एंड विद इन फ्यू वर्ड्स वो यू हैव टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस. कैची होना चाहिए. हाँ, जरूरी होता है. रिकॉल वैल्यू होनी चाहिए एंड हमें सबको याद है काफ़ी सारे स्लोगन्स है ऑब्वियसली बिकॉज हम सब फॉलो करते आए हैं पॉलिटिक्स फ्रॉम मैनी ईयर्स. तो कुछ तो हम स्कूल में भी पढ़े थे, जैसे कि हिस्ट्री बुक्स में कि शास्त्री जी ने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान. फिर पोखरण जब टेस्टिंग हुई थी तब आई रिमेंबर पेपर में पढ़ना कि वाजपेयी जी बोले थे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान. So obviously these are political slogans and these have been part of our history, so to say. So as elections draw near, let's talk about the election slogans and campaigning over the years. हाँ, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक. I'm very excited to talk about it. अब जैसे पहले भी अभी डिस्कस किए थे कि this should be because in a way more than the politics aside, ये एक रिफ्रेशर कोर्स होगा. हाँ, होता क्या है ना कि अगर देखा जाए तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में स्लोगन अपने समय की कहानी भी बताते हैं. छोटे होते हैं लेकिन उस समय क्या परिवेश था, राजनीति कैसी थी, वो अपने मतलब कितना भी छोटा या बड़ा स्लोगन हो, वो उस समय की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप होता है उसका it's a walk उसके through the बारे में history, so to say. So let's start with the first elections. 51-52 में पहले इलेक्शंस हुए थे क्योंकि 47 के बाद तो सरकार बन ही गई थी. नेहरू जी बन गए थे प्राइम मिनिस्टर and the first ever elections that were taken place in the democratic India were in 51-52 अक्टूबर में आसपास था. तब one of the prime slogans at that time of the opposition, so to say, was because the Article 370 Kashmir was still till the abrogation happened. Kashmir has always been the political boiling pot, so to say. तो तब का ये स्लोगन था एक देश में दो विधान दो प्रधान नहीं चलेगा. ये also this is the same thing which Home Minister Amit Shah said when the abrogation happened. कि in one country आप ये दो कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं हो सकते हैं, right? So this was the slogan in the 52. तो what do you think? ये कब का क्या हो सकता है? अच्छा देखो, मतलब अब 1952 के चुनाव में अगर हम स्लोगन की बात कर रहे हैं तो हम ना विपक्ष के स्लोगन की बात कर रहे हैं. जो स्लोगन उस समय की मेन पार्टी जो विपक्ष में थी जनसंघ, उसने दिया था और ये बड़ा लॉजिकल भी था. लॉजिकल क्यों था? लॉजिकल इसलिए था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर तक गए और उन्होंने आर्टिकल 370 का विरोध किया. कश्मीर का एक अलग संविधान था. इनफैक्ट संविधान में ये प्रावधान था कि कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर रहेगा, जो कि मुझे लगता है 70s तक वो चला जब तक उसको उल्टा पलटा नहीं गया. सो ये स्लोगन तो बड़ा लॉजिकल था और इनफैक्ट यही स्लोगन
पिछले मतलब मुझे लगता है 1990 के दशक तक चला वो, खासकर भाजपा के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि भाजपा के मैनिफेस्टो में, उनके अपने घोषणा पत्र में कश्मीर एक मुद्दा हमेशा से रहा है। हाँ, so to तो say that उसके 370 abrogation हाँ is a political move, तो ये तो नहीं, प्रॉमिस हाँ, कर ही रहे तो हैं वो सालों शुरू से। से था, वो शुरू से था, राइट। क्योंकि और ये बहुत साधारण और सिंपल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक देश है और उस देश में दो संविधान हो नहीं सकते हैं, एक केवल देश के एक प्रांत के लिए, और वो भी उस प्रांत के लिए जिसके बारे में हमारा शुरू से स्टैंड था कि भाई कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। 1990 के दशक में जब संसद में प्रस्ताव पारित हुआ, तब भी वही स्टैंड था कि जो पीओके जो है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, वो भी हमारा ही अंग है ना। जम्मू कश्मीर असेंबली में वहाँ के लिए भी सीटें रिजर्व थी। तो ये बड़ा लॉजिकल स्लोगन था कि एक देश में दो संविधान या दो विधान और दो प्रधान नहीं हो सकते। सत्ता पक्ष की तरफ से स्लोगन शायद इसलिए नहीं था क्योंकि ये एक फॉरगॉन कंक्लूजन था कि ये चूंकि इस्टेब्लिश किया जा चुका है कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो कांग्रेस को ही राज करना है। वो एक तरह की सिक्योरिटी होगी, मुझे लगता है नेहरू जी के मन में, कि भाई हमें स्लोगन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंक्लूजन है कि हम सत्ता में रहेंगे। 1952 का चुनाव जो है उसी तरह से लोग देख रहे हैं। इनफैक्ट 1952 क्यों, वो 1962 तक वैसे ही चला है ना, कि कांग्रेस ही राज करेगी। तो वो स्लोगन की जो हिस्ट्री है, मुझे लगता है सत्ता पक्ष के सामने जब चैलेंजेज आने शुरू हुए होंगे, जिसे कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई आपने चूंकि राज किया है 5 साल, तो आपको जस्टिफाई करना है कि आपने क्या किया है, और हमारे सामने जब आए हैं तो क्या बोल के वोट मांगेंगे हमसे। ये वोटर का माइंडसेट है कि आपने चूंकि 5, तो सवाल मेरा आपसे है कि आपने क्या किया है। और ये लगभग हर सरकार के साथ यही होता है। पॉलिटिकल या इलेक्टोरल स्लोगन्स जो होते हैं वो दुनिया भर में सब जगह होते हैं, सब जगह होते हैं। लेट अस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका डोनाल्ड ट्रंप का 2016 का स्लोगन था, है ना। या फिर हिलेरी क्लिंटन के भी अपना, उसके तो 3-4 स्लोगन थे। सो वन ऑफ देम वाज आई एम विथ हर, ये हिलेरी क्लिंटन के लिए। तो स्लोगन जो है, स्लोगन की हिस्ट्री, अपने पड़ोसी देश में भी चुनाव होते हैं तो वहाँ भी स्लोगन होता है। सो स्लोगन मज़ेदार चीज़ है, कम्युनिकेशन करने का तरीका है। और तब से जो परिपाटी चली, एक स्लोगन का जो ट्रेडिशन चला, वो अब तक चल रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स बदलती है तो वोटर भी बदलता है। चेंज जो है पूरी पॉलिटिक्स में वही एक, इनफैक्ट केवल पॉलिटिक्स में ही क्यों देखा जाए तो चेंज के लिए कहते हैं कि भाई यही एक कांस्टेंट है। ये बात और है कि कई नेता सोचते हैं कि भारत में चेंज हुआ ही नहीं है, और भारत 1989 या 1985 में अभी भी है। लेकिन सच यही है कि चेंज होता है और स्लोगन भी उसी के हिसाब से बदलते हैं। ट्रू, विच इज चेंजिंग स्लोगन से इट रिमाइंड्स मी लाल बहादुर शास्त्री का, जैसे हम सोचे स्लोगन था जय जवान जय किसान, तब इकोनॉमी वाज लार्जली एग्रेरियन इकोनॉमी। वैसे देखें तो आज भी हम यही कहते हैं कि इंडिया इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, सो टू से प्राइमरीली। बट तब नया नया देश आज़ाद हुआ था, इट वाज अ वेरी यंग कंट्री, तो एग्रीकल्चर वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो ऑब्वियसली जय जवान जय किसान, हाँ, उसमें एक और, एंड ही वाज आल्सो वेरी रूटेड प्राइम मिनिस्टर, सो टू से, राइट, not coming from an elite background like Nehru ji came from. हाँ, उसका एक और भी कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि हम लोग थे तो कृषि आधारित एग्रेरियन इकोनॉमी, जैसा तुमने कहा, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ पर्याप्त भोजन नहीं था। यही कारण है कि हमें ग्रीन हरित क्रांति की जरूरत है, और गेहूं इंपोर्ट करने पड़े, which is why the Congress grass weed is around. इम्पोर्ट
करना पड़ता था, या हमें कई बार सहायता में गेहूँ मिला है। और वो भी उस तरह का गेहूँ जो कहते हैं, हम पढ़ते हैं या सुनते हैं अपने बुजुर्गों से कि बहुत अच्छा गेहूँ नहीं था। और यूएस ने गेहूँ भेजा तो जानबूझ के भेजा कि भाई हम उसी गेहूँ के लायक हैं, है ना। सो वहाँ पे शायद बड़ा एप्ट ये नारा होगा कि जय जवान और जय किसान। जय जवान भी इसलिए कि 1965 में द वॉर चाइना पाकिस्तान के साथ, और उसके पहले चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ था। तो बड़ा लॉजिकल स्लोगन, बहुत छोटा स्लोगन, बड़ा इफेक्टिव स्लोगन, जय जवान जय किसान, बड़ा प्रभावशाली नारा था एक तरह से अगर देखा जाए। क्योंकि और देश की जनता ने खुद को आइडेंटिफाई किया इस स्लोगन से, जैसा हम हिस्ट्री में देखते हैं या पढ़ते हैं, तो उसका असर था। और चूंकि एक असर का कारण ये भी था कि किस प्राइम मिनिस्टर ने वो स्लोगन दिया। भाई क्रेडिबिलिटी किसी स्लोगन की या कि अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, उसके साथ उसकी भी क्रेडिबिलिटी जुड़ती है जो नेता वो स्लोगन दे रहा है ना। तो अगर लाल बहादुर शास्त्री का अगर इतिहास में देखें तो उनकी जो छवि थी, उनका जो इमेज था जिस तरह के नेता का, जब वो जय जवान जय किसान कहते हैं तो वो ज़्यादा अपीलिंग लगेगा। मुझे लगता है कि शायद नेहरू जी ये स्लोगन देते भी नहीं, या अगर देते तो शायद उतना अपीलिंग नहीं होता, क्योंकि नेहरू जी क्योंकि नेहरू जी की एक खास इमेज थी, बाहर के पढ़े हुए और अंग्रेजी बोलने वाले और बड़ी इलीट सोच वाले व्यक्ति थे। बट दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि टू टॉक अबाउट जय जवान जय किसान व्हेन इंडिया कितने सो टू से बुरे दिन थे कि वेर द फूड वाज वन ऑफ द क्राइसिस, and from there to it the slogan to evolve to jai jawan jai kisan jai vigyan, where India is showing the prowess कि आप you are carrying out nuclear test, जो वाजपेयी जी के true you आपके पर sanctions लगे, ये बहुत सारे you upset a lot of countries because obviously scientific progress, वो भी इंडिया जैसा देश, वी हैव सीन द फॉरेन मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, उनका जो रेसिस्ट वो है व्हेन चंद्रयान मंगलयान सब पे उनका रह चुका है, द रेसिस्ट अंडरटोन्स इन देयर, यू नो, कि ये वो नहीं होता, वो भूखे नंगे जो स्नेक चार्मर्स, द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, ये लोग कैसे कर सकते हैं टाइप्स। सो फ्रॉम देयर टू रीच जय जवान जय किसान जय विज्ञान। लेकिन वही है जो मैंने कहा ना कि स्लोगन की अपनी क्रेडिबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि कौन उसे दे रहा है, उस स्लोगन को कौन कम्युनिकेट कर रहा है। पहली बार जय विज्ञान वाजपेयी जी के, अब वाजपेयी जी ने साबित किया ना कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कुछ ही दिनों में पोखरण का टेस्ट हुआ। वाजपेयी जी ने यह भी साबित किया कि हम जिस दल से आ रहे हैं, जिसे कंजर्वेटिव माना जाता है, जिसे हिंदूवादी माना जाता है, जिसे ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस वाला दल माना जाता है, तो ऐसा नहीं है। जो माना जाता है वो एक इमेज है जो या तो मीडिया की बनाई हुई है इमेज, या फिर विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया है। लेकिन हम उस इमेज, जो इमेज हमारी बनाई गई, हम वैसे नहीं है। हमारा विश्वास विज्ञान पे है, ठीक है, क्योंकि तब तक ये इस्टेब्लिश किया जा चुका था कि भाजपा जो है वो, उसकी पूरी पॉलिटिक्स जो है वो हिंदूवादी पॉलिटिक्स है, राम मंदिर के इर्द गिर्द चलती है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये बड़े करेज की बात है कि उसी पार्टी का एक प्राइम मिनिस्टर जय विज्ञान जोड़ रहा है पहले से लगाए गए नारे में। मुश्किल क्या होती है पता है? मुश्किल ये होती है कि कोई बात, कोई नारा इस्टेब्लिश है, उसमें अपना कुछ जोड़ देना और उस पर लोगों का विश्वास आ जाना, ये बड़ा चैलेंजिंग प्रोसेस होता है। जैसे कहते हैं ना कि 26 लेटर हैं अगर अंग्रेजी के, 26 लेटर्स हैं, तो मुझे राइटर का या तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ होंगे या फिर जो भी होगा, उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि अगर इसमें कोई भी और लेटर जोड़ देगा फ्यूचर में
तो हमारी सारी संपत्ति, ऐसा मैंने पढ़ा है, सही है गलत मुझे नहीं पता, लेकिन ये चैलेंजिंग है कि भाई आज तक उसमें कोई लेटर और नहीं जुड़ा। सो एक प्राइम मिनिस्टर जिसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी थी, मैं शास्त्री जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक छोटा सा नारा दिया जिसने बहुत अपील किया देश को, उस नारे में एक जोड़ देना और वही नारा उतना ही अपील करे, ये बड़ी और ये वो नारे में लीडरशिप एक की और क्वालिटी ऐड हुआ दिखाता है, है। उसमें एक और ऐड हुआ है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान. हाँ, ये This is what Prime Minister Modi has added to that. एग्जैक्टली। The research, because India has also been making हाँ, leaps and bounds in the research field. इनफैक्ट अगर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखो तो रिसर्च में हमने बड़ी प्रगति की है, और रिसर्च का ही नतीजा है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से ले करके जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन है वो उसमें किस तरह की रिवैम्पिंग हुई है, Make in India. मेक इन इंडिया हुआ है। वो भी एक स्लोगन सो वो ये भी क्रेडिबिलिटी की बात है कि आपके नारे पर तब तक विश्वास नहीं किया जाए, पब्लिक नहीं करेगी जब तक आप उसको करके नहीं दिखाते। सो जय अनुसंधान जोड़ देना उसमें, ये भी लीडरशिप क्वालिटी ही दिखाता है ना कि आपकी सरकार किस तरह की है और आप उस पोजीशन में हैं कि नहीं कि इसको जोड़ सकते हैं, और आप जोड़ भी देंगे तो पब्लिक उस पर विश्वास करेगी कि नहीं, ये दिखाता है। Speaking of leadership and credibility of leadership and their slogans, let's talk about गरीबी हटाओ. गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी सरकार आपकी है, ये सब आपका है, आप कहाँ से गरीबी और किसको कह रहे हैं गरीबी हटाने का? हाँ, ये एक अब बट इट इज सच अ वाइल्ड स्लोगन सो टू से कि आज भी कांग्रेस का वही स्लोगन है। हाँ, आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ बीइंग इन पावर, 30 उधर और 20 इधर, 50 साल बाद ये स्लोगन जब दिया गया था तो तब से 50 साल की जर्नी हो गई देश की, और कांग्रेस आज भी, अच्छा आउट ऑफ दोज 50 इयर्स कांग्रेस काफ़ी बड़े समय तक सत्ता में थी ना, लेकिन जो आश्चर्यचकित मुझे करती है वो ये जो गरीबी हटाओ जो स्लोगन है वो आश्चर्यचकित करता है। और वो क्यों करता है मैं बताता हूँ। आप किससे कह रहे हैं गरीबी हटाने के लिए? सरकार में आप हैं, उसके बाद आप चुने जा रहे हैं, उसके पहले भी आप थे, तो ये बात आप किससे कह रहे हैं? आप रूस से कह रहे हैं कि भाई हम नहीं हटा पा रहे हैं, तुम हटा दो। सोवियत रूस से कह रहे हैं क्योंकि रूस के साथ हमारे संबंधों की एक हिस्ट्री है कि हमें तब के भारत को रूस की बैकिंग मिलती थी। अमेरिका से आप कह नहीं सकते क्योंकि तथाकथित तौर पे पाकिस्तान अमेरिका के साथ। सो ये अपने आप में मजाक की नहीं, ये चिंता की बात है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज़ और है, वो मज़ेदार है। राग दरबारी है श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास, उसमें एक जगह वो जब गांव को डिस्क्राइब करते हैं तो 60s और 70s में गांव में जो घर होते थे पक्के घर, वैसे तो यहाँ तक कच्चे घर होते थे, लेकिन जो पक्के घर होते थे गांव में 1-2 घर वैसा पक्का होता था जिस पे सरकार स्लोगन लिखवाती थी। इनफैक्ट 70s में जो स्लोगन चेचक को लेकर के लिखवाती थी, चेचक हटाओ। तो उन्होंने, शुक्ल जी ने डिस्क्राइब किया है कि सरकार ने एक नारा लिखवा रखा है, अधिक अन्न उपजाओ। अब भाई अधिक अन्न उपजाओ, भाई तो उन्होंने लिखा कि सरकार को शायद लगता है कि किसान का खेत तो है, वो मेहनत तो करता है, लेकिन अधिक अन्न उपजाना नहीं चाहता है। सो ये अधिक अन्न उपजाओ और गरीबी हटाओ दोनों उस समय की सरकार की मानसिकता को दिखाता है कि हम जैसे अपना काम किसी को आउटसोर्स कर रहे हैं। आपको अगर एक पर्टिकुलर समय में फैसिलिटेट करना है, इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिससे अधिक अन्न उपजाया जाए, तो ये आप किसान से कैसे कर सकते हैं कि अधिक, भाई उसके जो संसाधन है वो तो अधिक अन्न उस पर ही डिपेंड, तो आपको प्रोवाइड करना होगा। एग्जैक्टली, हर किसान ये चाहेगा कि हमारे खेत में जितना अधिक संभव हो सके अन्न उपजे, उसको उसमें आपको बताने की जरूरत क्यों पड़ी? तो मुझे लगता है कि जो गरीबी हटाओ और अधिक अन्न उपजाओ वो एक सरकार की माइंड, वो जो सोच है कि उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो पॉलिसी मेकिंग के मूल में जो भावना है उसको दर्शाता है, गरीबी हटाओ। स्पीकिंग ऑफ इंदिरा गांधी, उनके और भी उनके रिलेटेड, उनसे उनके अगेंस्ट, उनके फेवर में
couple of other slogans there are there. इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इमरजेंसी के बाद का इमरजेंसी के बाद अराउंड का स्लोगन है, which actually led to the one of the first major non-Congress government at center, so to say. और उसके बाद right after that when she went to south for the elections, एक शेरनी 100 लंगूर चिकमंगलूर. हाँ, ये अच्छा ये देखो ये देखो असल में इंदिरा हटाओ देश बचाओ ये ऐसा स्लोगन था. इसके पहले कांग्रेस के लीडर थे देवकांत बरुआ ने स्लोगन दिया था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा. ठीक है. और शायद तो ये दिखाता है कि आपके इर्द गिर्द किस तरह के चापलूस हैं और आपको इस बात से, इस स्लोगन से ऑब्जेक्शन भी नहीं है. अगर मेरे ऑफिस में, तुम्हारे ऑफिस में कोई आपसे कहेगा कि आप दुर्गा हैं, ठीक है, और आपको उससे ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तो वो आपका माइंडसेट दिखाता है, डिल्यूजन दिखाता है, डिल्यूजन भी दिखाता है कि आप, हमने कहीं नहीं पढ़ा कि इंदिरा गांधी ने उनको डांटा हो कि ये क्या नारा. अगर उनकी सोच ऐसी होती तो ये नारा पब्लिक होता ही नहीं. ठीक है. और ना तो वो नेता ऐसा कहता. ये इस तरह की बात तब आती है जब आपने वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है कि हमारा कोई भी चापलूस नेता हमें कुछ भी बता. एंड नॉट जस्ट दैट, दे हैव क्रिएटेड अ वेरी प्रोमिनेंट एक फेक न्यूज चलता है सालों से कि वाजपेयी ने भी इंदिरा को दुर्गा बोला था, जो उन्होंने नकारा. रजत शर्मा जब आपके अदालत में, बट वो चलता ही जा रहा है. कांग्रेस इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द फैक्ट ऑफ द फेक न्यूज, सो टू से, कि वाजपेयी आल्सो कॉल्ड इंदिरा गांधी. हाँ, वो फेक है. वाजपेयी जी ने कहा नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा. बट दुर्गा बनना तो वही वो सोच दर्शाता है कि इंदिरा गांधी इतनी महान थी कि अगर कोई उनको दुर्गा कहे तो भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है. ठीक है. जबकि दुर्गा कौन है ये हम सब जानते हैं. किसी मनुष्य की तुलना देवता से नहीं की जा सकती है ना. तुलना नहीं, मतलब उनको ये कह देना कि आप उनको बना देना, तुलना भी नहीं, उनको बना देना. तुलनात्मक तो बातें होती रहती हैं, लेकिन उनको बना देना कि आप तो दुर्गा हैं. और ये बात वाजपेयी जी ने कही नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा. लेकिन वही है कि कांग्रेस की जो पूरी कांग्रेस की तरफ से होने वाला हर स्टेट क्राफ्ट का एग्जाम्पल जो है ज़्यादातर प्रोपेगेंडा पे चलता था. अब जैसे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये बड़ा ऑब्जेक्शनेबल वाक्य है. ठीक है. भारत इतना बड़ा देश है, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती, इतने सारे प्रदेश हैं, और उसमें आप पूरे भारत देश को, आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उस देश को आप एक लीडर के नाम पे, ये सोच जो है ये कांग्रेसी सोच ही हो सकती है. कांग्रेसी सोच से याद है, राहुल गांधी आजकल आप देखे हैं उनका बहुत ही डिविजिव पॉलिटिक्स सोटू से चल रहा है. कास्ट की बात कर रहे हैं कि आप कौन सी कास्ट के हैं, आपके मालिक कौन से कास्ट के हैं, कास्ट सेंसस होना चाहिए, ओबीसी को लेके सब पे. बट वेरी इंटरेस्टिंगली इंदिरा गांधी का एक ज़माने में उनका एक ये स्लोगन हुआ करता था, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर. राइट. सो इमेजिन, मतलब इनकी दादी, she was the one saying कि आप जात पात पर नहीं, आप मेरी बात पर वोट कीजिए. which let's say if it's a problematic thing, उसको हम साइड पे भी रखें, उनकी मेरी बात तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी बात ऐसा, बट she wanted कि जात पात पे ना करे, और ये कह रहे कि हम आप जात पात पर देख के वोट करें. तो how the tables have turned. ये जो नारा है, जात पर न पात पर, इंदिरा देवी की बात पर मोहर लगेगी हाथ में, ये भी एक माइंड सेट ही दर्शाता है कि डोंट आस्क कि हमने क्या किया. आप ये भी ना पूछे कि हमारी पॉलिसी क्या है. आप ये ना पूछे कि हमारा गवर्नेंस का स्टाइल क्या है. आप हमसे ये भी सवाल न करें कि हमने इमरजेंसी क्यों लगाया. आप केवल हमारी बात पे हमें वोट दे दीजिए. ठीक है. एक पार्ट ये है. दूसरा पार्ट ये है, कहते हैं कि राहुल गांधी प्राउडली कहते हैं कि हम इंदिरा जी के पोते हैं. प्रियंका गांधी प्राउडली कहती हैं कि भाई मेरी नाक दादी जैसी है. दादी जैसी है. तो अगर ये दोनों बात सही है और आप इंदिरा जी की ही लेगेसी
कैरी करना चाहते हैं तो फिर आप इतने कैसे, अच्छा आप इतने कैसे दूर चले आए उनकी सोच से। लेकिन फिर वो राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी का 2013-14 तक का अगर इंटरव्यू, तमाम उनके स्टेटमेंट है, उनके वीडियो वो चलते रहते हैं सोशल मीडिया में कि हम जाति देख करके कोई बात नहीं करते। तो 2013 से लेकर के 2023 10 साल में आपके लिए जाति क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? इनफैक्ट ये जो हम जाति देख करके कोई बात नहीं करते हैं, इसके पीछे भी 2011 में कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना करवाई, लेकिन उसका रिजल्ट उसने पब्लिश करने से मना कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूपीए सरकार ने। क्यों किया होगा? उन्हें कुछ प्रॉब्लमेटिक लगा होगा तभी तो किया होगा। लेकिन 10 साल में ऐसा क्या बदल गया, अपार्ट फ्रॉम ओनली वन थिंग कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो अचानक आपको जाति याद आने लग गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि नारे अपीलिंग तभी होंगे जब वो मैच करेंगे आपकी करतूत से, आपके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से, आपके स्टाइल ऑफ गवर्नेंस से। अदरवाइज आप कुछ भी, तुकबंदी तो मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है, तुकबंदी कोई भी कर लेता है, तुकबंदी राइमिंग करना कौन सा, लेकिन वो नारा सच लगना चाहिए, पब्लिक तभी उससे रिलेट कर पाएगी। रिलेट से याद आया जब रायबरेली फॉर एग्जांपल, नहीं रायबरेली नहीं, अमेठी, व्हेन राहुल गांधी अमेठी स्मृति ईरानी से हार गए बीजेपी में 19 में, तो दैट वाज देयर पब्लिक, देयर फैमिली बेस्टियन सीट सो टू से। वहाँ से संजय गांधी लड़े हैं, सोनिया गांधी भी लड़ी हैं, आई थिंक राजीव आल्सो प्रोबेबली कंटेस्टेड। पर there was this brief period before, after Rajiv Gandhi's assassination and before Sonia Gandhi joined of formal politics, एक गैप था। तो अमेठी में तब राजीव गांधी के बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट है सतीश शर्मा जी, ही वॉज कैप्टन सतीश शर्मा। इनफैक्ट ये बात लोगों को भूलनी नहीं चाहिए कि उनके बेटे की जब शादी थी तब मुंबई में टेरर अटैक हुआ था 26/11 का 2008 का। छतरपुर में जो फार्म हाउसेस है वहाँ पे जब राहुल, आपने देखा होगा राहुल गांधी वॉज पार्टिंग, वो उनके बेटे की शादी में रात को पार्टी किए थे। सो व्हेन इंडिया वाज अंडर अटैक, राहुल गांधी वाज पार्टिंग एट हिज सन्स वेडिंग। सो एनीवे, सो दैट असाइड, कैप्टन सतीश शर्मा वहाँ से कंटेस्ट किए थे इलेक्शंस, पर ऑब्वियसली नॉन गांधी फैमिली का तो कोई था ही नहीं। गांधी वोट लोगों का तो कनेक्ट ही नहीं था, उनको तो शायद अभी भी ऐसा ही लगता है, वो एक जोक था ना कि उनको अभी भी लगता है कि वो राजीव गांधी को ही वोट दे रहे हैं। बहुत सारे, अभी भी they've kept the people so deprived that they still don't know what has happened. पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है कि भाई चेंज हो गया। तो तब उनका वहाँ पे एक स्लोगन था कि भैया का ना भोजाई का वोट कांग्रेस आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सतीश शर्मा, ऐसा मैंने इंडिया टुडे में पढ़ा था उस समय कि इन्होंने कैंपेनिंग शुरू की और इन्होंने देखा कि भाई अपील नहीं कर पा रहे लोकल्स को। आप कुछ नहीं करेंगे, आप कभी अमेठी गए नहीं है, कभी गए होंगे तो राजीव जी के साथ एक दिन देखा होगा, उसके बाद लौट आए होंगे। सो इनको लगा कि भाई हम हार जाएंगे, तो कहते हैं कि जगदीश, वहीं पास में ही जगदीशपुर है शायद जगह, वहाँ पे पहली बार इन्होंने वो बैनर लगवाया कि भाई हमारा वोट नहीं है, हम आए हैं फैमिली के बिहाफ पे। तो इन्होंने लिखवाया कि भैया का भौजाई का वोट कांग्रेस आई का, मेरा वोट नहीं है। भैया का मतलब राजीव जी का, और भौजाई का मतलब सोनिया जी का। सो ये मेरा वोट नहीं है, हमें तो कह दिया गया है इसलिए हम आए हैं। तो ये बड़ा मतलब लोकल लेवल पे बड़ा फेमस नारा है यूपी की। बट स्पीकिंग ऑफ प्रॉब्लमैटिक स्लोगन इयरिंग्स, भूरा बाल साफ करो। हाँ, ये लालू जी के समय भूरा बाल, भूमिहार, राजपूत बाल वाज ब्राह्मण एंड लाला, तो भूरा बाल, दैट वाज द जेनोसिडल स्लोगन, सो टू से, वेरी डिस्टर्बिंग। एक मतलब पूरे समाज के लिए बड़ा डिस्टर्बिंग, और उसी तरह से इसे ट्रीट भी किया गया।
और आज भी जब लालू प्रसाद जी की बात होती है तो ये स्लोगन जरूर लोग याद दिलाते हैं कि तुम कम से कम तुम तो बात मत करो, क्योंकि तुमने इस तरह का स्लोगन दिया था। और कम से कम बिहार की पॉलिटिक्स में लोग इस स्लोगन को याद रखते हैं। जो ना प्रांत लेवल पे, प्रांत के स्तर पे, राज्य के स्तर पे जो स्लोगन चलते हैं लोकल लेवल पे, इसी तरह का स्लोगन यूपी में भी था, तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते तो चाहे। ये दोनों स्लोगन एक तरह के हैं जो जातिवाद की तरफ इशारा करते हैं। शायद उसके मूल में क्या होगा, जो मुझे लगता है वो ये होगा कि वीपी सिंह ने मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट कर दिया था भारतवर्ष से। ये सारे वीपी सिंह के साथ थे, मुलायम सिंह यादव भी, लालू प्रसाद जी भी। तो भारत में जो जातिवाद काफ़ी पीछे चला गया था, मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो वापस आ गया। लोग अपनी जात के हिसाब से खुद को आइडेंटिफाई करने लग गए। शायद ये एक, क्योंकि उसका सहारा पक्का मिला इस स्लोगन को कि चूंकि अब एक क्लियर कट डिवीजन है सोसाइटी में, तो ये स्लोगन हम अगर लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस पर निर्भर करते हुए, इस सोच पे, जो मुझे लगता है इस सोच पे निर्भर करते हुए स्लोगन लिखा गया होगा कि वीपी सिंह ने चूंकि डिवीजन तो कर ही दिया है सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करके, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए अलग एक विषय है वो, क्योंकि तमाम कमीशन बैठते हैं, उनके जो रिकमेंडेशन होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सारा कुछ इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन वीपी सिंह को चूंकि अपनी गद्दी बचानी थी तो उन्होंने उसे लागू कर दिया। मेरे ख्याल से अगस्त 1990 में ये हुआ था। किस तरह से सेल्फ इमोलेशन हुआ, एक पूरी आंधी आ गई थी। सो इन दोनों पार्टियों को, इन दोनों दलों के नेताओं को लगा होगा कि इस स्लोगन के लिए ये इन्वायरमेंट कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, हम इसको चला सकते हैं और सक्सेसफुली चला सकते हैं। लेकिन होता है ना कि एक सोसाइटी रियलाइज करती है, हम एज एन इंडिविजुअल हम कितना भी मतलब खुद को बड़ा स्वतंत्र बताएं, फ्री बताएं, लेकिन आइडेंटिफाई एक पॉइंट पे जाके करते हैं सोसाइटी के साथ ही। और वो हमेशा वो इंट्रोस्पेक्शन का एक समय आता है कि यार ये क्या हो रहा है। सो यही कारण था, केवल यही कारण नहीं, धीरे धीरे जब चीज़ें, जो मंडल कमीशन का जो प्रभाव था इम्प्लीमेंटेशन का, वो जैसे जैसे कम हुआ और उसके बाद नए मंत्रालय आ गए, SC/ST को लेकर के नए रूल आ गए, उनके मतलब वेलफेयर के लिए, जात विशेष के वेलफेयर के लिए नए अरेंजमेंट हुए, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हुए, रिजर्वेशन मिलने लग गया। तो शायद अब वो धीरे धीरे पीछे चला गया, जो जातवादी राजनीति थी, तो ये स्लोगन भी पीछे चला गया। लेकिन ये जरूर है कि जब भी पॉलिटिकल स्लोगन या इलेक्टोरल स्लोगन की बात चलेगी तो इसकी चर्चा होगी जरूर। लोग भूलेंगे नहीं, भूल जाएं वो अच्छी बात है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए, because those who forget history are condemned to repeat it. Which reminds me of repeating history. आप देखे कल परसों एक वीडियोस वायरल हुई थी, JNU स्टूडेंट इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ पे स्लोगनियरिंग हो रही थी, हवा हो गए जय श्री राम। अच्छा, ये भी जो मैं कह रहा था ना, ये भी एक प्रांत, क्योंकि इन अ वे वाइल 2 महीने हुए आज वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए अयोध्या जी में, आज हाँ। सो 2 महीने हो चुके हैं। अब जब ये सब जब हो रहा था यूपी में, तब का एक स्लोगन था समाजवादी पार्टी और बहुवचन समाज, उनका कि मिले मुलायम काशी राम, हवा उड़ गए जय श्री राम। आप you have zero qualms on isolating, alienating an entire community of people who you know, जो भगवान के जो पूछते हैं श्री राम को, आपको उनमें हवा उड़ गए जय श्री राम कहने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। एंड
इससे मतलब ये भी तो वो ये राजनीति ही है। उसके क्या है ना कि यही प्रॉब्लम है। जैसे अभी आजकल सोशल मीडिया में बात चलती है ना कि मोदी विरोध में आप देश विरोधी हो गए। ये जो नारा है ये विरोध में तो लगा भाजपा के, बिल्कुल। लेकिन भाजपा के विरोध में आप एक बृहद समाज के विरोधी हो और गए। ये जैसे नारे हैं ये सिर्फ हिंदू समाज के लिए होते हैं, क्योंकि दूसरे समाज के हाँ, आप इंसल्ट नहीं करेंगे। उसकी अपनी लिमिटेशंस हाँ, हैं, जो भी कारण हो। वो वोट बैंक लेकिन है, जो भी है, आप लेकिन ये नहीं नारा, करेंगे। इस नारे को अगर कोई देखे, इस नारे से प्रॉब्लम क्या है? एक तो ये प्रॉब्लम है जो हमने अभी बात की। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट आ गए, सरकार बन गई, मुलायम सिंह और काशीराम जी ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन उनका जो अलायंस था वो प्री पोल अलायंस नहीं था। सो इंडिविजुअल पार्टी के तौर पे देखें तब भी भाजपा सबसे ज़्यादा वोट पाने वाली पार्टी थी। आप सरकार केवल इसलिए बना पाए क्योंकि आप दोनों पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में मिल करके सरकार चलाए। उसके बाद क्या हुआ वो एक पूरी हिस्ट्री है। वो गेस्ट हाउस कांड जो आज भी बहन जी कहती हैं कि हमें मारने की साजिश पूरी थी, अटैक हो गया था, बड़ा फेमस, अब तो नहीं रहे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी भाजपा के विधायक थे वो, जिन्होंने बहन जी को बचाया था। और बड़ा मतलब ये प्रसिद्ध है कि बहन जी उन्हें राखी बांधती थी उसके बाद। तो आप जिस पार्टी के विरोध में इस तरह का नारा दे रहे हैं, उसी पार्टी के एक विधायक ने आपकी रक्षा की। आप जिससे मिल करके नारा दे रहे हैं उसी ने आपके ऊपर अटैक करवाया। और जघन्य हमला था, वो बहुत बड़ा क्राइम था। कहते हैं कि भाई राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। 2019 में आके दोनों पार्टी फिर से मिल करके यूपी में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो बड़ा शर्मनाक, वो भारतीय राजनीति के इतिहास का एक घटना है। बहन जी के जो मायावती जी के ऊपर जो अटैक हुआ था, ठीक है, तो वही बात आके अटकती है कि भाई आप नारा लगाते हुए कन्विंसिंग कितने लगते हैं। मज़े की बात यह है कि हमारे पॉलिटिकल पंडित, हमारे विशेषज्ञ जो चुनावी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसको खूब भुनाया इस नारे को कि दोनों पार्टियां एक हो जाएं। इनफैक्ट उनके 2019 में उनके मिलने का भी यही कारण होगा, क्योंकि इस नारे की सार्थकता को वर्षों तक लोग बात करते रह गए कि दोनों एक हो गए थे तो भाजपा हार गई थी, दोनों फिर से एक हो जाएं तो भाजपा हार जाएगी। नहीं, भाजपा नहीं हारेगी, ये 2019 में प्रूव हो गया। लेकिन ये नारे को लेकर के मार्केटिंग कैसे की जाती है, ये नारा, पर्टिकुलरली ये नारा दिखाता है कि आप झूठ की भी मार्केटिंग कर सकते हैं और वर्षों तक कर सकते हैं। Which brings me to अच्छे बीते 5 साल फिर एक बार केजरीवाल जी जो अभी जेल गए हैं। बट तो अच्छे, अब मुझे क्या लगता है ना, लगे रहो केजरीवाल, सॉरी, लगे रहो अच्छे, केजरीवाल, अच्छे बीते 5 साल लगे रहो। मुझे क्या लगता है ना कि ये जो नारा है, चूंकि आम आदमी पार्टी बहुत सेल्फ सेंटर्ड पार्टी है, सो जो ये अच्छे बीते 5 साल जो है वो उन्होंने अपने लिए कहा कि भाई हमारे, हम डिसाइड कर लिए कि हमारे 5 साल अच्छे गए, तो उन्होंने हम अपने लिए लिखा कि अच्छे बीते, हमारे तो 5 साल अच्छे बीते हैं, तो अगर तुम फिर से जीत जाओगे तो अगले 5 साल भी अच्छे ही बीतेंगे, है ना। सो ये उस तरह का मुझे लगता है कि लगे रहो केजरीवाल तो लगे ही हुए हैं अभी ये, बट वही है कि अपीलिंग है नारा, मुझे नहीं लगता है। नहीं, कैची है, बिकॉज कैची है क्योंकि राइमिंग है उसमें, पर फिर मजाक बन जाता है। लेकिन ये चीज जैसे कि अगर आप अपने करतूत से अपने नारे को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो नारा फिर वो फेड आउट हो जाता है, मजाक भी बनता है, मजाक बन, जैसे कि प्रियंका गांधी का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मजाक बन गया है। अब तो लड़ी ही नहीं है कोई यू हैव नॉट फॉट एन इलेक्शंस, क्या ही कह रहे हो कि लड़ सकती नहीं।
मुझे And मुझे क्या actually the one who can say with authority कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ is probably मायावती. हाँ, यूपी में एज अ ममता बनर्जी भी। ममता बनर्जी, बट कंपेयरिंग यूपी एज अ ह्यूज स्टेट हाँ, वर्सेस वेस्ट वेस्ट बंगाल, बंगाल, हाँ। यूपी अगर देखें तो मायावती ने जैसे टू एंड ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द दलित बैकग्राउंड, तो उस फ्रॉम कमिंग फ्रॉम दैट place to become the chief minister of the most populous ऑब्वियसली, state of the country, हाँ, वो भी such an important state that too. तो इनफैक्ट अगर इसमें देखा जाए ना, लोग आम आदमी पार्टी की बड़ी बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो इतनी जल्दी इतना बढ़ गई और उसने सरकार बना लिया। लेकिन अगर तुम देखो पॉलिटिक्स में बहुजन समाज पार्टी का जो बसपा का जो बहुत कोई पुरानी पार्टी नहीं थी जब वो सत्ता में आई यूपी में। तो काशीराम जी ने, मुझे याद है पहली बार काशीराम जी ने इलाहाबाद से चुनाव लड़ा था। उनका नारा था एक नोट एक वोट। ठीक है कि भाई हमें वोट तो दो, लेकिन अगर हम मुझे 1 रुपया भी दे दोगे तो हमारे लिए वो हेल्पफुल रहेगा। तो उनका जो तरीका था अपने लिए रिसोर्सेज जमा करने का, वो भी ये एक तरीका था उनका कि भाई हमें इससे कुछ मिल जाएगा तो हम कुछ कर लेंगे पॉलिटिक्स में। सो बात तो आम आदमी पार्टी की होती है कि बड़े जल्दी सक्सेसफुल हो गए। आजकल तो अभी हाल में मोदी जी ने तो पॉलिटिकल स्टार्टअप की बात की कि लोग इसको, क्योंकि एक खास स्टाइल था केजरीवाल जी का, वो एक्टिविस्ट से राजनीतिज्ञ बने थे या राजनेता बने थे कहना चाहिए, खास स्टाइल था। लेकिन बसपा की बात होनी चाहिए, अगर सक्सेस के तौर पे ही आंका जाए तो बसपा भी बहुत जल्दी बड़ी पार्टी हो गई थी, सत्ता के लिहाज से भी, नेता के लिहाज से भी। बहन जी टीचर थी पहले, और जिस बैकग्राउंड से आई उसके बाद वो बनी चीफ मिनिस्टर, तो वो बड़ा सक्सेस हाँ, सो है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ केजरीवाल जी हर तो, मोर देन प्रियंका गांधी वाड्रा, जो आज प्रॉब्ली हाँ, स्कूल के मुझे क्या इलेक्शन लगता भी है, नहीं लड़ी होंगी नहीं, कभी स्कूल कॉलेज मुझे में। क्या लगता है कि उसके पीछे, इस नारे के पीछे, जैसे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मुझे लगता है कि ये इसलिए भी लिखा गया होगा कि भाई राहुल गांधी ने बहुत बार ट्राई कर लिया, वो सक्सेसफुल नहीं हुए। ठीक है, जब 2012 में यूपी में राहुल गांधी ने, सेम पॉलिटिक्स थी, वही पॉलिटिक्स जो आज वो करते हैं, तुम्हारे जाकर के किसी के पास बैठ जाना, तुम्हारे खिलाफ अन्याय हो रहा है। सवाल यह है कि अन्याय कर कौन रहा है। ठीक है, 2012 में राहुल गांधी ने वही नीति अपनाई थी। मुझे याद है, चूँकि मैं भदोही, हमारा जो गांव है भदोही में है, तो वो वहाँ पे भदोही एक कालीन इंडस्ट्री के लिए बड़ा फेमस है वर्ल्ड ओवर। तो कालीन बुनकरों के पास जा कर के राहुल गांधी बताते कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम्हें वो मजूरी नहीं मिल रही है जो तुम्हें मिलनी चाहिए। वो बुनकर सोचेगा यार एक छोटा सा जिला भदोही, वो हमने गलीचा बना करके, कालीन बना करके उसको वर्ल्ड मैप पे डाल दिया है, तुम मुझे क्या बता रहे हो लोकल के। तो ये बताता है कि आप का जो टूल किट वाली जो पॉलिटिक्स है, कि किसी ने बता दिया कि इस मुद्दे को उठाओ, सबको बताओ कि तुम असंतोष तुम्हारे अंदर है ना, भले ही वो कितना भी संतुष्ट हो अपनी लाइफ से। तो राहुल गांधी की जो असफलता थी, उसके पहले 2010 का बिहार चुनाव, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी के साथ समझौता, मैं कांग्रेस पार्टी को स्टेट लेवल पे रिवाइव करना चाहता हूं, इसीलिए मैं किसी के साथ अलायंस में नहीं जाऊंगा। तो 2010, 2012, उसके बाद 2014 का इलेक्शन आ गया जिसमें हार गए। तो ये चीज़ें जो हैं, इसकी वजह से मुझे ये लगता है कि भाई राहुल गांधी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मैं आई हूँ, अब मैं आई हूँ तो आपके मन में सवाल उठ सकता है कि वो नहीं हो पाया तो तुम तो लड़की हो, तुम कैसे हो जाओगे। ठीक है, दूसरा एक और कारण था, भारत की समझ को लेकर के दोनों बहन और भाई, एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है प्रकाश सिंह बादल का कि अगर ये बहन भाई
हमारे यहाँ जो कृषि उत्पाद जो अनाज होते हैं उसमें से 5 अनाज पहचान दे तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। तो उनकी भारत की जो समझ को लेकर के जो डाउट लोगों के दिमाग में था, शायद उसको दूर करने के लिए उनके लिए नारा लिखा गया होगा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़ना किससे है? ये जो लड़ने वाली बात है ना, ये वॉरोड पॉलिटिक्स है यूरोपियन नेशन से, कि वहाँ पे भारत में लड़ना भिड़ना नहीं है। भारत में क्रांति का कंसेप्ट चल ही नहीं सकता है, क्योंकि लार्जली भारत एक लार्जली ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एक जस्ट सोसाइटी है, कम से कम इकोनॉमिक वेलफेयर के हिसाब से, कि अलग अलग स्किल वाले लोग होते थे, उन्हें कभी कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि उनके हाथ में। तो लड़ना किससे? ये एक्टिविज्म वाली पॉलिटिक्स है। केजरीवाल एक्टिविस्ट से पॉलिटिशियन बन गए, राहुल गांधी पॉलिटिशियन से एक्टिविस्ट बन गए। सो कहने का मतलब ये कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट है तो हम ये नारा लेकर के आए हैं, मेरा विश्वास करो। Which brings me to मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इज मोदी है तो मुमकिन है। ये इनफैक्ट नहीं, मोदी है तो मुमकिन है कि पहले अगर देखा जाए तो 2 नारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। 2014 का जब लोकसभा चुनाव आया तो उसमें एक नारा लगा, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। अब अच्छे दिन आने वाले हैं, इस नारे के पहले की एक हिस्ट्री है मिस गवर्नेंस की, करप्शन की, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की जिसे रिमोट कंट्रोल्ड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, उसके ऐसे कैबिनेट की जिसके लगभग सारे मिनिस्टर के ऊपर किसी न किसी तरह के करप्शन के चार्ज थे, ठीक है। तो वो 10 साल इतने बुरे दिन थे कि एक नारा क्यों जरूरत पड़ी होगी, अच्छे दिन आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सारा मिस गवर्नेंस, सारी पॉलिटिक्स देख करके मोदी जी को ये कॉन्फिडेंस होगा कि अब की बार मोदी सरकार। तो अच्छे दिन आने वाले हैं से पहले अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे। अब इन दोनों के पीछे क्या बैकग्राउंड है? इन दोनों के पीछे बैकग्राउंड है मोदी जी का जो रिकॉर्ड है 2002 से लेकर के 2014 तक गुजरात का। तो जो मैं पहले कह रहा था कि नारे तभी अपील करेंगे या लोग उस पर विश्वास करेंगे जब सब्सटेंस उसके साथ में कनेक्टेड होगा। नहीं तो नारे भूलने में शब्द ही तो हैं, हम तमाम चीज़ें भूल जाते हैं। कोई कविता हमें बड़ी अच्छी लगी, हम कविता भूल जाते हैं ओवर पीरियड, क्योंकि हम उससे अच्छी कविता, या फिर ये कि कविता इसलिए भी भूल सकते हैं कि हमने ये कविता पढ़ के हमारे मन में एक आइडियलिज्म का ये आया था, लेकिन यार दुनिया इससे कंप्लीटली अलग है। सो यही पॉलिटिकल पार्टी के केस में हो सकता है कि यार इसने बातें तो बड़ी बड़ी की थी, लेकिन गवर्नेंस के नाम जो अभी हम केजरीवाल के केस में देख रहे हैं, नॉट ओनली केजरीवाल, ज़्यादातर पार्टियों के केस में, ज़्यादातर नेताओं के केस में ऐसा देखा गया है, एक हिस्ट्री रही है पूरी। सो अगर देखा जाए तो अब की बार मोदी सरकार सार्थक नारा साबित हुआ, जो कि एक्सटेंड किया फिर एक बार मोदी सरकार। और इस बार 2024 के लिए, अब देखो 2024 के लिए नारा सत्ता पक्ष ने दे दिया है, अब की बार 400 पार। लेकिन इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है। प्रोसेस से मेरा मतलब तारीख मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ चुका है, तो प्रोसेस लागू हो चुका है, तो प्रोसेस तो शुरू हो गया। लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई नारा नहीं आया कि आपका क्या पॉलिटिकल प्लान क्या है। भाई आप किस चीज़ के इर्द गिर्द पब्लिक को अपने पास देखना चाहते हैं, और ये अपने आप में बड़ा अंतर है। जैसे 2019 से पहले राहुल गांधी ने नारा तो लगा दिया, जो मैं बात कह रहा था कि सब्सटेंस अगर आप प्रूव नहीं कर पाते, चौकीदार चोर है, वो किस तरह से उनके अगेंस्ट में हो गया वो नारा, चौकीदार चोर है। क्यों? क्योंकि आपके मन में आया कि हम ये बोल देंगे चौकीदार चोर है। आपने ये इमेजिन नहीं किया कि नरेंद्र मोदी के जो ऑर्गेनिक सपोर्टर हैं सोशल मीडिया पे,
वो चुटकी बजा करके उसको पलट देंगे कि मैं भी चौकीदार, और उसके बाद ये जो मूव है उसको सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स कर देगा कि भाई आपने जो एलिगेशन लगाए वो कंप्लीटली गलत थे और इसके लिए आप माफ़ी मांगिए। तो जब आपने माफ़ी मांगा तो उनको लगा होगा कि उनके फादर के साथ जैसा हुआ था कि गालों पे हाँ, जो वो दलाली तो है वो राइट, दलाली है। ओ हाँ, ये हाँ, बोफोर्स, बोफोर्स, the legendary राइट, Bofors case, which राइट, उनको लगा बोफोर्स, होगा कि जैसे बोफोर्स was led to the downfall और वो जैसे चिपक गया था, हाँ, लेकिन बट वहाँ तो करप्शन था, हाँ नहीं, यहाँ सिर्फ तुम्हारा एलिगेशन एक और बात है। वो बात क्या है कि करप्शन के, जैसे करप्शन के चार्जेस जो होते हैं उसका वो कितने समय तक चलते हैं इस पे डिपेंड करता है। जैसे बोफोर्स वाला जो केस था 1989 में चुनाव है, 1989 में, लेकिन बोफोर्स वाला केस जो 1987 से ही शुरू हो गया था। पूरा माहौल और पीरियड ऑफ 2-2.5 साल बना। वीपी सिंह स्टिक किए अपने एलिगेशन से, उन्होंने कैसे कैंपेन चलाया वो एक अलग बहस का विषय है, लेकिन वो चिपक गया क्योंकि तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स आए, तमाम तरह के कहानियाँ निकली। यही ये जो इनका क्या नाम है जो जर्नलिस्ट थी, चित्रा सुब्रमण्यम, जिन्होंने न्यूज मिनट्स है तो उन्होंने ही शुरू किया था। हाँ। अब तो आजकल वो एक्टिव नहीं है, नहीं है लेकिन उनकी पूरी, उन्होंने इंडियन द हिंदू के लिए पूरा वो लिखा स्टोरी कि किस तरह से उनके ऊपर अटैक कराया गया, वो भी चूँकि वो बाहर रहती थी उन दिनों, उसके बारे में डिटेल उन्होंने बात किया है। सो केवल नारा लगा देना या आरोप लगा देने से नहीं चलता है, वो उसको जब तक सब्सटेंस का सपोर्ट नहीं रहेगा न तो वो नारा चिपकेगा, न लोग उस पर विश्वास करेंगे। और वो नारा लोगों को याद दिला देना चाहिए आई थिंक कि गालों पर जो लाली है तोपों की दलाली है। हाँ, ये अब ये जो गालों पे जो लाली है, बिकॉज़ राजीव गांधी इज अ वेरी हैंडसम मैन। हाँ बिल्कुल। अब देखो ये चीज कहाँ से आता है, गालों पे जो लाली है। प्राइम मिनिस्टर का क्राइटेरिया है इसकी गुड लुकिंग मैन। हाँ, कितने जैसे आरबीआई गवर्नर बड़े हैंडसम है, उसी तरह ये तरीका है, ये कांग्रेसी सोच के मूल में यही है। ये जो गालों पे जो लाली है, इस चीज को ऐसे देखो, अभी हाल में सैम पित्रोदा का एक स्टेटमेंट आया था कि राजीव जी ने एक दिन में 5000 लोगों से हाथ मिलाया, उनके हाथ से खून गिरने लग गया था। हाँ बताओ। तो ये जो लाली वाला जो कॉन्सेप्ट है ये उसी से आया है, क्योंकि आप जब इतना डिपेंड कर रहे हैं प्रोपेगेंडा पे, तो एट सम पॉइंट यू स्टार्ट बाइंग योर ओन प्रोपेगेंडा कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। अदरवाइज कोई नहीं, सबको पता है कि हाथ मिलाने से नहीं खून निकलेगा यार। अगर होंगे अच्छा, उसके एक और भी है कि राजीव जी बहुत प्रसिद्ध थे अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए। जैसे एक इंडियन नेवी के शिप पे ये गए थे, वेकेशन पे गए थे विराट। हाँ, सो वो, अच्छा, नॉट ओनली दैट, अंडमान में फॉरेनर्स भी गए थे जहाँ पे उनका जाना निषेध है। सो ये जो गालों पे लाली वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वहीं से आता है। बच्चन फैमिली वाज आल्सो ऑन दैट ट्रिप, और उन्हीं पे आजकल राहुल गांधी जो अभद्र टिप्पणी करते हैं वो सो वो चीज, इनफैक्ट देखो ये जो गालों पे लाली वाला कॉन्सेप्ट ये रिवाइव क्यों होता है। राहुल गांधी की 8-10 साल की एज का एरोप्लेन में केक काटते हुए एक पिक्चर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। लोग वो बार बार आती है हमारे सामने ट्विटर टीएल पे। सो ये जो गालों पे लाली का कॉन्सेप्ट है ये वहीं से आया है कि आपने ऐसे काम किए हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को अपनी बपौती समझी सालों तक, इसलिए अब देखो ये जो नारा है, पहला तो ये कि भाई बोफोर्स का जो एलिगेशन था वो स्टिक कर गया, भले ही आपने सीबीआई का सहारा लेकर या नहीं सहारा ले से वो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन वो भ्रष्टाचार का आरोप चिपक गया आपसे, है ना। और वही चीज़ आप नरेंद्र मोदी पे चिपकाना चाहते थे।
वो नहीं चिपक सका। क्यों? क्योंकि सब्सटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करें तो उल्टा आपके फेवर में एन राम ने कम्युनिकेशन क्रॉप हाँ कर दिया। अब वही डॉक्यूमेंट्री एन राम जो वही हिंदू जिसने बोफोर्स का वो किया था। मतलब तो सोचो, इसीलिए कहते हैं ना कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। जो कल आपके साथ हैं वो आज आपके विरुद्ध हो जाएंगे, जो आपके विरुद्ध कल थे वो आज आपके साथ हो जाएंगे। ये बार बार हम देखते हैं, दिखाई देता है। अभी 2 महीना पहले तक कांग्रेस के सारे प्रवक्ता केजरीवाल जी के लीगल स्कैम को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ये स्कैम हुआ है। आज वो केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो गलत है अरेस्ट करना, है ना। तो पॉलिटिक्स है। साथ में खड़े भी तो वो भी तो कर रहे हैं, इलेक्शन भी तो साथ में लड़ रहे हैं। सीट शेयरिंग गुजरात में बताओ, बहुत सीट दे दी अहमद पटेल की कंस्टिट्यूएंसी एट वन पॉइंट। वही है, नो पॉलिटिक्स है, क्या ही करें। बट इंटरेस्टिंग है। अभी तो फिर से मोदी सरकार ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि विपक्ष इतनी स्ट्रांग सरकार से लड़ना चाहता है तो वो 2024 के लिए क्या नारा देता है। कोई एक नारा, अच्छा नारा देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने इंडिया अलायंस की घोषणा कर रखी है। आपने घोषणा कर रखी है कि हम मिल के लड़ेंगे। और रोज आपके नेता कहते रहते हैं कि मोदी को इस बार, हालांकि कहते 2019 में भी थे कि सबके ट्वीट हैं डेरेक ओब्रायन से लेकर के संजय झा तक के कि मोदी अगला भाषण नहीं दे सकेंगे लाल किले से। गलत प्रूव हो गया, फिर से वही सारी चीज़ें बोल रहे हैं। बट ये इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि इस बार क्या नारा देता है विपक्ष। एब्सोल्युटली, एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट विपक्ष क्या नारा देता है, आई हैव फुल फेथ इन नरेंद्र मोदी की गारंटी एक नारा कमिंग अप विद मोर नाराज अप टू द रन अप टू द इलेक्शंस, बिकॉज I think wit तो as we say, we've seen rather Modi and Shah, both of them have the quirky wit, तो दोनों में है तो full faith की। उसका कारण भी है। उसका कारण ये है ना कि जब आप एक पॉलिटिकल कह सकते हो कि कार्यकर्ता से चल के जब आप नेता बनते हैं तो आप पॉलिटिक्स को अलग अलग लेवल पे देखते हैं और अलग अलग लेवल पे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ से आपके इनपुट्स आते हैं। तो ये जो फिरकीनेस है, ये जो नारा लगाने की एबिलिटी है या कोई एक बात बोल देने की तुरंत एबिलिटी जो है, ये वहाँ से आती है। वाजपेयी जी के लिए कहते थे, वाजपेयी जी कितने सटायरिकल थे जब अब वो भाषण देते थे पार्लियामेंट में या कहीं भी, तो वो कैसे आया होगा? क्योंकि आप एक यंग पार्लियामेंटेरियन से चल करके इमेजिन करो ना, वाजपेयी जी के अब की बारी अटल बिहारी, ये नारा जनता में क्यों अपील किया होगा? क्यों? क्योंकि जनता देख रही है कि हमारे सामने एक बड़ा लीडर है जो 40 साल से अपोजिशन में है। उसने सब कुछ देख लिया है। उसने गवर्नेंस, सत्ताधारी पक्ष का देख लिया है, मिस गवर्नेंस देख लिया है, इमरजेंसी देख लिया है। उसके अपने पार्लियामेंट्री आर्काइव में भाषणों का अंबार है। तो इस नेता के पास हर वो क्वालिटी है जो प्राइम मिनिस्टर बनने लायक है, तो क्यों नहीं ट्राई करें इसको। सो वो जो मैं कह रहा था ना कि भाई आपका नारा सब्सटेंस से कितना सपोर्ट मिलता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। प्लस दोनों को आपदा को अवसर में टर्न करना भी तो बहुत इजीली, दे आर वेरी गुड एट इट। सो लेट्स सी हाउ नेक्स्ट फ्यू वीक्स को these elections। हाँ, इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज मल्टीपल थिंग्स आई थिंक। वो कहते हैं ना भूतो न भविष्यति, द नेवर बिफोर नेवर अगेन टाइप ऑफ इलेक्शंस ये आ रहे हैं। भाई हमारी डेमोक्रेसी को तुम सोचो ना, एस्टिमेटेड 97 करोड़ वोटर लिस्ट पे हैं इस बार। अगर उसमें से 60% भी वोट करते हैं तो 60 करोड़ लोग लगभग वोट करेंगे। मैं जा रही हूँ अहमदाबाद वोट करने। ठीक है, हाँ। तो ये जो चीज़ है, ये हर बार कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। हमारे लोकतंत्र का साइज हर बार बढ़ता जाता है। And people are realizing the importance of voting.
जैसे इट मेक्स मैं Of course. रजिस्टर्ड वोटर अगर मैं अहमदाबाद की हूँ, माय तो जाते हैं वोट, हाँ हाँ कंस्टिट्यूएंसी बिल्कुल इज गांधीनगर, तो आई विल बी मेकिंग दैट ट्रिप Exactly. बैक होम टू वोट। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग बहुत हैं, सारे लोग हैं हाँ। खैर मैं अपने खुद के पैसों से जाऊंगी, कई ऐसे स्टेट्स के ऐसे लीडर्स हैं जो अपने लोगों को टिकट भेजते भेजते हैं हैं हाँ ऐसे, हाँ हाँ लेट्स नॉट टेक नेम्स, हाँ हाँ बट हाँ हाँ बिल्कुल जाते हैं वोटिंग बिल्कुल देने हाँ के लिए, बिल्कुल बिल्कुल जाते ट्रेन हैं की टिकट्स जाती हैं, सो बिल्कुल बिकॉज दैट्स हाउ स्टेट इलेक्शंस हैपन एंड दैट्स हाउ दे विन। बट ठीक है, लोगों का अपना अपना है, पॉलिटिक्स है, एंड दैट्स हम लोग हाउ फिर इस द बार डेमोक्रेसी किस तरह से इज इलेक्शन देयर। चलता है, उसमें क्या स्लोगन इस्तेमाल होते हैं, एक इस पे हम और बात करेंगे, इलेक्शन हो जाएगा तब Absolutely, स्लोगन पे। absolutely. Looking forward to that. And I hope everyone here had a great time, as did we. Thank you so much for joining us.